हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सुभाष सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आप सभी जानते हैं हमने अभी इसके पहले नाउन की सीरीज़ 1 कंप्लीट की, जिसमें लेक्चर 1 में हमने नाउन के कुछ टॉपिक पढ़े और आज उसी का नेक्स्ट लेक्चर है। और आज हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है मुझे। सबसे पहले हम देखेंगे कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन हमने कंप्लीट किया था, जेंडर ऑफ नाउन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है नंबर ऑफ नाउन, और पढ़ना है केस ऑफ नाउन, और पढ़ना है सिंटेक्स ऑफ नाउन। समझ गए? हाँ, तो नंबर ऑफ नाउन तो छोटा टॉपिक होता है, केस ऑफ नाउन भी अच्छा टॉपिक है, और सिंटेक्स ऑफ नाउन तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए आज हम कितना कवर कर पाते हैं, और चलते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं क्या है। सबसे पहले है नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन को हमें पढ़ना है। अब नंबर ऑफ नाउन को समझिए आप ध्यान से, छोटा सा टॉपिक है, समझ रहे हैं। नंबर ऑफ नाउन को आप ध्यान से समझिए। नंबर ऑफ नाउन होता क्या है एक्चुअल में। जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन हमारे होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। इन पांचों को 2 भाग में बांट दिया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कौन कौन से? एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, 2 कैटेगरी बना दी गई। इसी को कहते हैं नंबर ऑफ नाउन, और जितने टाइप्स हमारे हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं। समझ गए? जैसे अगर एक काउंटेबल नाउन की हम बात करें तो काउंटेबल में हमारे कौन कौन से आते हैं? कॉमन नाउन आता है, प्रॉपर नाउन आता है, और कलेक्टिव नाउन। यानी कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन कैसे नाउन है? काउंटेबल नाउन है। समझ रहे हैं? दूसरी तरफ देखिए अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल एक्चुअल में होता क्या है। मैं आज फिर से बता रहा हूँ। ऐसे नाउन जिनको नंबर्स में काउंट किया जा सके उनको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और ऐसे नाउन जिनको नंबर्स में काउंट ना किया जा सके उनको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? नंबर्स मतलब कि जैसे जिनको आप 1 2 3 4 करके काउंट कर लें। जैसे आप वाटर है, वाटर को क्या कह सकते हैं? एक वाटर, एक पानी, 2 पानी नहीं कह सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, पेन है काउंटेबल। तो इसको कहते हैं काउंटिंग इन नंबर्स। नंबर में जिसको आप काउंट कर लें वो काउंटेबल है, और जिसको नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। समझ रहे हैं आप? अच्छा देखिए, सबसे पहले लिखा है कि काउंटेबल नाउन में क्या आता है? कॉमन नाउन आता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं जरा कॉमन नाउन का, उसके बाद हम फाइंड करते हैं काउंटेबल है कि नहीं है। देखो कॉमन नाउन में क्या क्या आता है। कॉमन नाउन में आता है जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गया, टेबल हो गया, ब्रश हो गया। समझ गए? अगर हम पेन को लेते हैं तो मैंने कहा पेन कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो एक ऐसा काउंटेबल नाउन है। तो पेन काउंटेबल है कि नहीं आप फाइंड करेंगे। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, तो ये नंबर में काउंट हो रहा है कि नहीं? तो क्या हुआ? काउंटेबल हुआ। ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम प्रॉपर नाउन कर लें तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल बताइए क्या हो जाएगा। जैसे हम कह दें मोहन, या फिर हम कह दें इंडिया। समझ गए? हाँ, जैसे अगर हम कह दें मोहन, तो मोहन बताइए भैया क्या है? समझ गए? अब मोहन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन। मोहन किसी पर्सन का नाम है। ये नंबर्स में काउंट होते हैं। अगर मान लो एक से ज़्यादा मोहन है तो क्या 1 2 3 4 5 मोहन करोगे? नहीं करोगे। ऐसे ही तो काउंट करोगे। कैसे काउंट करोगे? कोई मेजरमेंट थोड़ी ना होता है। समझ गए? हाँ, तो ये कैसा हुआ? ये प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन हुआ, और कैसा नाउन हुआ? ये काउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन भी क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन के बारे में देखिए क्या होता है। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या होता है? हमने आपको बताया था फैमिली क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। हाँ, अब फैमिली कैसा है बताइए भाई? कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन ये काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल है? कैसे काउंट करोगे? देखो ध्यान से सुनिएगा। काउंट कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन होता है। जितने भी कॉमन नाउन होते हैं उनको ग्रुप में जब ढाल दिया जाता है तो क्या बन जाता है? कलेक्टिव नाउन बन जाता है। समझ गए? कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि कलेक्टिव नाउन ये फैमिली काउंटेबल है कि नहीं है। समझ गए? अच्छा देखिए भाई, जैसे फैमिली है, बहुत सारी फैमिली, तो कैसे काउंट करोगे? 1 एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, ऐसे तो काउंट करोगे। कोई मेजरमेंट फैमिली का थोड़ी ना है, नंबर्स में ही काउंट किए जाते हैं। समझ गए? और फैमिली कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। समझ गए? फैमिली के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है, और यही काउंटेबल के क्या गुण हैं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं। समझ गए? वो अपनी सेम कंडीशन, सेम अवस्था में होते हैं।
तो ये बात आपको समझ आई होगी। और अब हम देखते हैं अपने अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन में पहला है मटेरियल नाउन। अच्छा बताइए आप मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। पहला एग्जाम्पल अगर हम ले ले गोल्ड, देखिए गोल्ड मटेरियल नाउन है। अब गोल्ड मटेरियल नाउन है, आपको पता है। अब अनकाउंटेबल है कि नहीं, कैसे आप फाइंड करेंगे बताइए? अनकाउंटेबल मैंने आपको जैसे बताया जिनको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। क्या आप कहेंगे कि हमें 1 गोल्ड दे दो गोल्ड दे दो? कौन सा गोल्ड भैया? हाँ, गोल्ड का तो मेजरमेंट होता है, इनको तो मापा जाता है, समझ गए? हाँ, तो यहाँ पर आप 1 गोल्ड 2 गोल्ड इनको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, और ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे प्लास्टिक हो, रबर हो, कुछ भी हो, है ना, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है। अगर दूसरी बात हम करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखो भैया क्या होता है। अगर मैं करूँ लव की बात, लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं इस वर्ड से। हाँ, तो बताइए क्या कह सकते हैं? 1 लव 2 लव 3 लव, है ना। व्हेन यू सी 1 लव 2 लव 3 लव, तो ये क्या बन जाता है? किसी का प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की में देखिए इसको, अब्स्ट्रैक्ट के भाव से देखिए, तब क्या पता चलेगा? तब ये अनकाउंटेबल है। कैसा है? अनकाउंटेबल है। अरे भाई, जो चीज़ दिखती ही नहीं है, जिसको आप देख ही नहीं सकते हैं, जिसका कोई कलर रंग रूप है ही नहीं, तो उसको आप काउंट कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हो गया ये भी क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो आपको बात समझ आई। नंबर ऑफ नाउन क्या था? नंबर ऑफ नाउन में क्या है? 2 श्रेणी हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन हमने पढ़े थे उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल में होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में होता है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये था हमारा नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन में इतना ही हम पढ़ते हैं, यही है, टोटल फिनिश हो गया नंबर ऑफ नाउन। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या है। इसके बाद है हमारा केस ऑफ नाउन। केस ऑफ नाउन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हर पार्ट होता है, एक पार्ट से मिल करके दूसरा पार्ट बनता है, तब पूरा ग्रामर पोर्शन तैयार होता है। समझ गया ना? हाँ, ये अलग बात होती है कि कौन से एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यूपी टेट या सी टेट की बात, यूपी टेट की अगर हम पर्सनली बात करें ना, तो वहाँ से आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिटी से। जैसे कोई वर्ड दे दिया तो पूछेंगे क्या है ये, समझ गए? हाँ, ये क्या है? ये ग्रामेटिकल कंडीशन क्या है इसकी, कि नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन। इस तरह से क्वेश्चन यूपी टेट में ज़्यादा आते हैं। अब ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जैसे केस ऑफ नाउन हो गया, सिंटेक्स ऑफ नाउन हो गया, एसएससी में भरपूर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहीं से भर दिए जाते हैं। तो ये होता है कि कौन सा एग्जाम कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज़ है, समझ गए? हम चलते हैं केस ऑफ नाउन की तरफ। अगर हम केस ऑफ नाउन की बात करें तो केस ऑफ नाउन 3 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, जिसको सब वही होता है। और ऑब्जेक्टिव केस को क्या एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, और पॉजिटिव केस को क्या जेनेटिव केस कहते हैं। समझ गए? हाँ, सबके 2-2 नाम हैं। सबसे नॉर्मली नाम हम यही याद रखते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। लेकिन आप इसको भी याद रखिए, सब्जेक्टिव केस तो बड़ा कॉमन है, लेकिन अब अगर ऑब्जेक्टिव केस के हम दूसरे नाम की बात करें एक्यूजेटिव केस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव केस का भी नाम जेनेटिव केस, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने आज के पहला केस क्या है, और पहले केस की तरफ देखते हैं। स्लाइड क्या है? स्लाइड है पहले क्या है? नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस को जैसा आप सभी जानते हैं सब्जेक्टिव केस भी तो कहते हैं। क्या होता है भैया सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस? क्या होता है? देखिए भाई, लिखा हुआ है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि वह नाउन या प्रोनाउन क्या है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में है। समझ रहे हैं? हाँ, अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आप जानते ही होंगे ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एटलीस्ट जानते हैं, और नहीं जानते वो भी सीख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आज का पहला एग्जाम्पल क्या है? नॉमिनेटिव केस की हम सिर्फ बात करेंगे, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। देखिए लिखा हुआ है द विंडो वॉज ब्रोकन। पहला सेंटेंस क्या है? द विंडो वॉज ब्रोकन। अच्छा, एक बात बताइए आप, सब्जेक्ट क्या है? द विंडो यहाँ से ये सब्जेक्ट है, उसके बाद जहाँ से वर्ब स्टार्ट हो जाती है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। ये हिस्सा क्या है? प्रेडिकेट है। ये वाला हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। समझ गए? ये प्रेडिकेट है। एक सेंटेंस के मेन 2 ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के बहुत सारे पार्ट, फिर प्रेडिकेट के बहुत सारे पार्ट। एक्चुअल में क्या, एक सेंटेंस बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके बनता है। समझ गए? आगे इसको भी मैं बताऊंगा। अब आप देखिए जरा, यहाँ पर देखिए, आपने बता दिया कि सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है। अब देखिए ये वॉज क्या, यही तो वर्ब है कि नहीं है वर्ब?
और सब नॉमिनेटिव केस क्या कहता है, कहता है किसी वर्ब का सब्जेक्ट अगर नाउन हो तो नाउन क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा ही होगा। ये विंडो क्या है भैया, ये विंडो आपको दिख रहा है, ये क्या नाउन ही तो है नाउन। अगर नाउन है और उसके बाद क्या, उसके पहले बाद में क्या लिखा है, वॉज यानी वर्ब लिखा है, तो वॉज का क्या है, सब्जेक्ट है, विंडो क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो कैसा हो गया, ये नॉमिनेटिव केस हो गया। क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया ये, समझ गए। वॉज ब्रोकन, और ये क्या लिखा है, सब वर्ब लिखा हुआ है, प्रेडिकेट का पार्ट है वर्ब, समझ गए, प्रेडिकेट का पार्ट है वर्ब। हाँ, वर्ब जहाँ से स्टार्ट हो जाए समझो वहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखा है द बॉय एट एन एप्पल। अब द बॉय से यहाँ तक क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। एट के बाद एन एप्पल लिखा हुआ है, देखिए भैया, एट एन एप्पल, और बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, एट क्या है, वर्ब है, और बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, तो कैसा हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी वर्ब का ये सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट जानते हैं ना, हाँ, मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो मुखिया हो, जो कार्य करता है, एक्शन डूअर, समझ गए। हाँ, और उसके बाद क्या लिखा है, एन एप्पल, ये क्या खा रहा है, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है। अब एप्पल भी नाउन है, ध्यान दीजिएगा, ये एप्पल भी नाउन है, ये बॉय भी नाउन है। ये एप्पल क्या है, ये क्या किसी वर्ब का, ये एट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, समझ गया। ऑब्जेक्टिव केस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस सेंटेंस में आगे एग्जाम्पल में तो अभी समझा दे रहा हूँ। बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है, सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों नाउन है, समझ गए। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको समझ आ रहा है, समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, समझ गए। हाँ, देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, when a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective case। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एक और चीज़ लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज आल्सो सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। वह नाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है उसको भी हम कहते हैं कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात होगी, एक बड़ा टॉपिक है। अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसको प्रीपोजिशन कहते ही नहीं है, वो एडवर्ब बन जाता है। तो प्रीपोजिशन का भी क्या, एक ऑब्जेक्ट होना ही होता है, जरूर होगा, तभी उसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है, अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज आल्सो सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ आएगा, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन लिखा है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। एक्चुअल में नाउन क्या है, नाउन को हम डिफाइन करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, उसके सारे केस के जो रूप होते हैं फॉर्म सेम होते हैं, प्रोनाउन में फॉर्म ही बदल जाता है, तो हम याद कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस ये, सब्जेक्टिव केस ये, पॉजेसिव केस ये, समझ गए। लेकिन नाउन में सब सेम होते हैं, सेम फॉर्मेट होता है, सेम फॉर्मेट में हम सिर्फ जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऐसे पहचानते हैं। लेकिन अगर बात यहाँ प्रोनाउन की होती तो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस अलग होता है, पॉजेसिव केस अलग होता है, सब्जेक्टिव केस अलग होता है, सारे अलग अलग लिखे होते हैं, समझ गए। हाँ, चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। ऑब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल देखिए, लिखा है हरी ब्रोक द विंडो। अच्छा, हरी भी तो नाउन है भैया, है ना, हरी ब्रोक द विंडो, हरी नाउन है, ब्रोक क्या है, वर्ब है, द विंडो, द आपका आर्टिकल है, विंडो आपका नाउन है। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे इतना बता रहा हूँ, नाउन ये दोनों नाउन है, बीच में वर्ब लगी है, एक पहले नाउन एक बाद में नाउन। ये जो नाउन है ये सब्जेक्टिव केस है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है ही है। ये जो विंडो नाउन है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने विंडो को तोड़ दिया, ब्रोक माने तोड़ना, क्या तोड़ा, विंडो तोड़ा, तो विंडो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, ऐसा समझो ना आप। दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, इज वर्ब लिखी है, ऑन द टेबल, ऑन क्या है भैया, प्रीपोजिशन है, उसके बाद द टेबल, द आपका क्या है, आर्टिकल है, और ये टेबल देखिए आप, टेबल तो नाउन है ना, तो कैसा नाउन होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में आ रहा है,
बात समझ आई आपको? क्या है समझ आई कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अगर यहाँ टेबल की जगह पर कोई प्रोनाउन हमें लिखना होता तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखा जाता, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं लिख सकते, जैसे ही लिखते आप गलत हो जाता। ये बातें आपको प्रोनाउन चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ आने वाली हैं, लेकिन आप यहाँ और अच्छे से समझिए तब आप वहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। समझ गए? चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और तो मैं समझ रहा हूँ आपको ये ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस ये अच्छे से समझ आ गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा केस क्या है? पॉजेसिव केस, और यही लास्ट केस है, 3 ही केस होते हैं। पॉजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। अ नाउन इज सेड टू बी इन पॉजेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोजेशन और ऑनरशिप। पॉजेसिव केस के बारे में आप थोड़ा सा ये जानिए कि पोजेशन माने होता है अधिकार, समझ गए? हाँ, पोजेशन माने अधिकार होता है, उसी को पॉजेसिव केस बोलते हैं। किसी भी नाउन का पॉजेसिव केस एपॉस्ट्रॉफी इस के द्वारा शो किया जाता है, समझ गए? अगर हमें किसी नाउन का पोजेशन दिखाना है तो क्या एपॉस्ट्रॉफी के द्वारा दिखाते हैं। एक्चुअली पॉजेसिव केस को आप और अच्छे समझिए। देखिए भाई, अगर मैं कहता हूँ कि यह पेन मेरा है, समझ गए? अब यहाँ पर यह पेन मेरा है तो ये इस पेन पर मेरा क्या अधिकार हुआ, यह मैं पोजेशन दिखा रहा हूँ। मेरा होना क्या है? अधिकार है। ये क्या है? इसी को तो पोजेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं तो प्रोनाउन हूँ, प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस आता है, लेकिन नाउन की बात हो रही है यहाँ पर, समझ गए? अगर नाउन के बारे में हमें कहना हो कि यह पेन उसका है, किसी नाउन के अकॉर्डिंग कहना हो, तो यहाँ पर केस क्या? सिर्फ और सिर्फ उसका एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। किसको? पॉजेसिव केस को दिखाने के लिए। एपॉस्ट्रॉफी एस पोजेशन अधिकार को दिखाता है, जिसके ऊपर एपॉस्ट्रॉफी एस लग जाता है उसके ऊपर अधिकार दिखाता है उसके बाद आने वाले नाउन पे। समझ गए? आप ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, समझ गए? बस आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो हाँ, आप एक चीज़ फिर से देखिए, किसी भी नाउन का पॉजेसिव केस एपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा दिखाया जाता है। नाउन का पॉजेसिव केस इसके एपॉस्ट्रॉफी एस अगर हम किसी नाउन पे लगा देते हैं तो नेक्स्ट उसके बाद आने वाला नाउन पे क्या? उसका अधिकार होता है। देखते हैं हम पहली स्लाइड। देखिए, यूज़ ऑफ एपॉस्ट्रॉफी। अब एपॉस्ट्रॉफी के यूज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं और किस तरह से यूज़ करना है बहुत संभाल के यूज़ करते हैं। इसका बहुत सारे एरर मिलते हैं एपॉस्ट्रॉफी में, बहुत सारे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल वन कहता है विथ लिविंग बीइंग, सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी किसके साथ? लिविंग बीइंग के साथ लगता है। जनरल कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आप आगे बहुत सारे रूल्स हैं, समझ गए? हाँ, तो एपॉस्ट्रॉफी आप किसके साथ लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग के साथ, जिसके अंदर एक बात बताओ, मैंने अभी आपको पता है एपॉस्ट्रॉफी पोजेशन अधिकार दिखाता है, समझ गए? अधिकार तो लिविंग बीइंग ही तो दिखाएंगे। क्या ये पेन जो हमारे पास पड़ा हुआ है, क्या पेन कह सकता है कि नहीं मैं सुभाष सर का पेन हूँ? क्या बोल सकता? नहीं बोल सकता ना। तो फिर तो अधिकार कैसे? मैं कह सकता हूँ, मैं लिविंग बीइंग हूँ, मैं कहूँगा यह पेन मेरा है। यही इसीलिए एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ नहीं होता है, जनरल में नहीं होता है, स्पेसिफिक कंडीशन कुछ होती वहाँ हो जाता है। वो आगे हम रूल पढ़ेंगे, सब कुछ इसी में है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, कुछ भी। समझ गए? आप बस अच्छे से कंप्लीट करिए इस लेक्चर को और आपकी जितनी भी ये सारी ग्रामर है सब आपके अंदर पूरी तरह से समा जाएगी। बस आपको अच्छे से 1-2 बार लेक्चर देखिए पूरी तरह से, ना कहीं जाना है ना कुछ, सिर्फ आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए भाई, कहना है विथ लिविंग बीइंग, सबसे पहला रूल हमारा है एपॉस्ट्रॉफी इसका कि लिविंग बीइंग के साथ ही एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है बस। तो अगर हमें कहना है लॉयंस लेग, क्या लॉयन का, शेर का पैर, तो हम कह देते हैं लॉयंस लेग। लायन तो क्या है? लिविंग बीइंग है, और लायन में एस लग गया तो शेर का पैर, और ये एक सेंटेंस कैसा? ये सही हो गया, समझ गए? सही है। फिर हमें कहना है मोहन्स बुक, मोहन की किताब, मोहन का अधिकार है बुक में ना, तो इसी को हम पोजेशन कहते हैं। एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? पोजेशन कहते हैं। तो मोहन की किताब, ये भी सही है। टेबल से लेगा, देखो कह दिया गया टेबल से लेग, टेबल का कोई लेग होता है क्या? है? टेबल का लेग होता होगा, लेकिन टेबल का अधिकार टेबल कैसे कह सकती है कि यह मेरा लेग है? वो तो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे बोल सकता है, कैसे अपना अधिकार किसी पे दिखा सकता है? तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस गलत है। टेबल से लेग क्या है? ये गलत है। अच्छा, टेबल से लेग को हमें लेकिन कहना तो पड़ेगा किसी दूसरे शब्दों में, तो हम कह देंगे द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द, वेयर इज द लेग ऑफ द टेबल, समझ गए? तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। एपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा हम उसको पोजेशन को डिनोट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एपॉस्ट्रॉफी एस में 2 चीज़ें होती हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा क्या, कि एपॉस्ट्रॉफी और एस, ये 2 चीज़ें होती हैं। एपॉस्ट्रॉफी भी होता है, एस भी होता है। मोस्टली एपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों लगते हैं, लेकिन बहुत कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है, एस का प्रयोग ही नहीं होता है। वो सारे रूल्स हैं इसी में, कहीं जाना नहीं है आपको, सब इसी में, आप पढ़ते रहिए बस मन लगा के।
समझ गए? तो ये बातें आपको समझ आई कि पहला रूल क्या कहता है एपोस्ट्रॉफी का, विथ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए भैया क्या है, रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि विथ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है और उसको पर्सोनिफाई कर दिया जाए, कि मान लिया जाए एज अ पर्सन काम कर रहा है, तब उसके साथ हम क्या, हम उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियम, प्रकृति का नियम, समझ गए? तो नेचर्स लॉ ये क्या है, हमने मान लिया, ये एज्यूम, ये सब एज्यूम करना, ये पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड, सब किसमें, पोइट्री में होता है। अब पोइट्री से हमारे इस तरफ क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, वहीं से सारे रूल्स बन जाते हैं, समझ गए? हाँ, जो पोइट होते हैं वो ये सब बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, वहीं से जो एग्ज़ाम का वनडे एग्ज़ाम कराते हैं सब वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। तो नेचर्स लॉ, देखिए भैया नेचर क्या है भैया, अभी हमने आपको बताया नॉन लिविंग में जो है एपोस्ट्रोफी एस लगता ही नहीं है, लेकिन लगेगा, हमने कहा था जनरल में नहीं लगेगा, समझ गए? स्पेसिफिक कंडीशन में लग जाएगा। तो नेचर्स लॉ क्या है, नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया जा रहा है। लॉ तो लोग बनाते हैं, पीपल, ह्यूमन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, है ना? तो लेकिन नेचर को क्या बना दिया गया, यहाँ पर एज अ पर्सोनिफाई किया जा रहा है, पर्सन की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो नेचर्स लॉ हो जाएगा। एट दैट जोन, मौत के दरवाजे पर कहते हैं ना, अब मौत का दरवाज़ा क्या होता है ना? तो मौत के तो डेस्क में क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, समझ गए? हाँ, उसके बाद फॉर्च्यून से फेवरेट, सब क्या है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं। एट ड्यूटीज़ कॉल, ये भी क्या है, पर्सोनी, अब ड्यूटी को क्या पर्सोनिफाई कर दिया जा रहा है, समझ गए? फॉर्च्यून को क्या, भाग्य को क्या कर दिया जाए, पर्सोनिफाई कर दिया जा रहा है। तो जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम पर्सोनिफाई कर दें, तब वहाँ पर क्या, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, समझ गए? ये था नेक्स्ट, रूल नंबर 2 था। देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है विथ नाउन, ऐसे नाउन डिनोटिंग टाइम, जो टाइम को दिखाएं, स्पेस को दिखाएं, और किसको, वेट, भार को दिखाएं। वेट क्या है, भार, स्पेस क्या है, जगह, समझ गए? इसको अगर दिखाते हो इन तीन चीज़ों को, तो उसमें भी क्या, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। वो नॉन लिविंग होते हैं तब भी उन पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, समझ गए? हाँ, तो देखिए वीक्स लिखा है अब वीक्स हॉलीडे, हफ्ते भर की छुट्टी, तो वीक्स हॉलीडे क्या सही है, समझ गए? हाँ, ये किसको दिखा रहा है, अच्छा वीक्स हॉलीडे दिखा किसको रहा, बताइए भैया? वीक्स हॉलीडे, वीक्स हॉलीडे दिखा रहा है किसको, टाइम को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, टाइम बता रहा है ना, बिल्कुल बता रहा है। उसके बाद एट आ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो माने होता है एट, अच्छा वीक्स हॉलीडे तो आप समझ रहे हैं, एट आ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी ही दूर पर, समझ गए? हाँ, बिल्कुल पास में, थोड़ी ही दूर पर, इसको क्या, स्पेस दिखा रहा है, स्पेस को दिखा रहा है, समझ गए? उसके बाद एट फुट्स लेंथ, अब फुट्स लेंथ भी होता है, दूरी को दिखाता है, बिल्कुल पास में, बिल्कुल थोड़ी सी ही दूरी पर, ये भी स्पेस को दिखा रहा है, समझ गए? और उसके बाद लिखा है अ पाउंड्स वेट, ये तो वेट लिखा ही हुआ है ना, 1 पाउंड वेट, तो पाउंड्स वेट, ये क्या है, ये वेट को दिखा रहा है। तो अगर ऐसे नाउन हो तो इनके पास, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, समझ गए? कैसे, विथ नाउन, ऐसे नाउन जो किसको डिनोट करे, टाइम को डिनोट करे, स्पेस को डिनोट करे और वेट को डिनोट करे, तो उनमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, जबकि वे नॉन लिविंग होते हैं तब भी, समझ गए? हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 4 होगा, और रूल नंबर 4 आपके सामने, रूल नंबर 4 आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है विथ सर्टेन फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेज भी होते हैं जिनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, समझ गए? अब कुछ नहीं, फ्रेज बहुत सारे होते हैं हमारे पास, तो कुछ हमने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, और बहुत कम ही पूछा जाता है, और जब पूछा भी जाएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना, तो आपको सेंस लग जाता है हाँ ये फ्रेज़ है। फ्रेज़ में भैया ना कोई ग्रामर का रूल सेटिस्फाई होता है, वो जैसे होते हैं वैसे ही, एक्चुअल में फ्रेज़ उठाए कहाँ से, बहुत ज़्यादा फ्रेज़ पोइट्री से उठा लिए जाते हैं, समझ गए? हाँ, तो इसलिए वहाँ पर क्या, ग्रामर का रूल बहुत ही कम लगता है, बस हम उनको एज अ फ्रेज़ जान लेते हैं, याद कर लेते हैं, हाँ इसका मीनिंग क्या होती है, और ग्रामर का रूल उसके साथ बहुत ही कम लगता है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है पहला फ्रेज क्या है, एट हिज फिंगर्स टिप्स। अच्छा, एट हिज फिंगर्स टिप्स का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, फ्रेज है, एपोस्ट्रोफी एस फिंगर्स में लगा दिया गया है, ये रूल है, क्यों लगा दिया गया है, क्योंकि यह एक पर्टिकुलर फ्रेज है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज होता ही नहीं है, समझ गए? हाँ, अब इसका मतलब क्या है, टू बी एक्सपर्ट इन, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना, उसको कहते हैं एट हिज फिंगर्स टिप्स, एंड्स भी होता है, टिप्स भी होता है। दूसरा लिखा है टू हिज हर्ट्स कंटेंट, टू हिज हर्ट्स, देखो हर्ट्स में क्या है,
एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया गया है। समझ गए। टू हिज हर्ट्स कंटेंट माने होता है टू गेन फुल सेटिस्फैक्शन, पूरी तरह से सेटिस्फाई होना किसी चीज़ में, तब तक। समझ गए। तो ये क्या है, ये क्या सर्टेन कुछ फ्रेजेस हैं, बहुत सारे फ्रेज होते हैं। तीसरा लिखा है एट हिज विट्स एंड, देखो विट्स में क्या लगा दिया गया है, एपॉस्ट्रोफी लगा दिया गया है। एज हिज विट्स एंड का क्या होता है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड जो होते हैं उनको कहते हैं एट हिज विट्स एंड। दूसरा लिखा है फॉर मर्सी से, कि आप तो जानते हो मर्सी माने क्या, दया होता है। समझ गए। हाँ, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, ये भी सही है। ये क्या है, कुछ सर्टेन फ्रेसेस है जिनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, जबकि ये नॉन लिविंग है तब भी। क्यों, क्योंकि फ्रेजेस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, और नेक्स्ट रूल ये है कि हाउ टू यूज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। लिखा है हाउ टू यूज़ अ पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस का यूज़ कैसे करना है। एक अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखो यहाँ पर लिखा है गया राम्स हाउस, राम में एपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया, इसका मतलब क्या हो, राम का घर। ध्यान से सुनिएगा, राम का घर, राम में एपॉस्ट्रोफी एस तो राम का घर। राम एंड श्याम्स हाउस, राम में एपॉस्ट्रोफी नहीं लगा, सिर्फ श्याम में लगा है, राम और श्याम का घर, राम और श्याम का घर, यानी घर एक ही है लेकिन उसी में क्या राम और श्याम रहते हैं। अच्छा, घर एक ही है कैसे पता चला, क्योंकि सिर्फ श्याम में एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, और हाउस जो है वो सिंगुलर लिखा है। समझ गए। तो क्या हो जाएगा, राम और श्याम का घर। दूसरा देखिए राम्स एंड श्याम्स हाउस, राम में भी एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, श्याम में भी एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, और हाउसेस प्लूरल हो गए हैं, दो घर हैं, दो लोग हैं, तो राम और श्याम के घर, क्या है, राम और श्याम के घर। समझ गए। हाँ, दो लोग हैं और दो हाउस हो गए, इसलिए हाउसेस के हाउस क्या हो गया, प्लूरल हो गया। देखिए नेक्स्ट देखिए भैया क्या लिखा है। अच्छा ये देखिए बॉय, बॉय सिंगुलर था, उसके बाद एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग लगा, तो लड़के की बुक, लड़के का बुक। समझ गए। बॉयज़ बुक, लड़के की बुक, क्या हो गया, लड़के की बुक। दूसरा देखिए बॉयज़ प्लूरल किया गया, तब एपॉस्ट्रोफी लगाया गया, एस नहीं लगाया गया, इसका रूल हम आगे पढ़ेंगे अभी। समझ गए। बॉयज़ ये प्लूरल है भैया, प्लूरल है, उसके बाद एपॉस्ट्रोफी लगाया गया, तो लड़कों की किताब, ऊपर वाला जो 4 नंबर ये है लड़के की किताब, ये क्या, लड़कों की किताब। समझ गए। ये बहुत सारे लड़कों की एक किताब है और ये एक लड़के की एक किताब है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक लड़के की एक किताब और ये बहुत सारे लड़कों की एक किताब, ये है मीनिंग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। हाँ, अच्छा नेक्स्ट यूज़ है करेक्ट यूजेस। करेक्ट यूजेस में हम क्या पढ़ते हैं कि बहुत बार होता है क्या है कि किसी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर लिया जाता है, वहाँ पर ये कंडीशन गलत हो जाती है। अच्छा देखो लिखा है रामपुर से नवाब्स पैलेस, अगर हमें कहना है रामपुर के नवाब का पैलेस, रामपुर के नवाब का पैलेस कहना है, तो रामपुर से नवाब से पैलेस गलत है। क्यों गलत है, देखिए भैया एक ये रूल है, आप समझिएगा कि एक सेंटेंस में 2 एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता, नहीं ही होता है। समझ गए, बहुत रेयर होता है, तब हो सकता है, दूसरे रूल्स हैं उसके लिए। समझ गए। यहाँ जनरल में तो होता ही नहीं है। हाँ, अब इसको अगर इसी बात को हमें कहना तो ही है, लेकिन ना, हाँ तो क्या, द नवाब ऑफ रामपुर से पैलेस, ये सही है, द नवाब ऑफ रामपुर से पैलेस। रामपुर में हमने एपॉस्ट्रोफी लगाया, रामपुर से पैलेस। समझ गए। रामपुर से नवाब से पहले से गलत था, 2 जगह एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए भैया एग्जांपल लिखा हुआ है माय फ्रेंड्स फादर्स हाउस, देखो फ्रेंड में भी एपॉस्ट्रोफी लगा है, फादर में भी एपॉस्ट्रोफी लगा है। समझ गए, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द ऑफिस ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, द ऑफिस ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, ये सही हो जाएगा। समझ गए। माई फ्रेंड्स फादर गलत था क्योंकि 2 एपॉस्ट्रोफी, द ऑफिस ऑफ माई फ्रेंड्स फादर, ये क्या है, ये सही हो जाएगा, ये सही है सेंटेंस आपका। समझ गए। तो 4 नंबर सेंटेंस क्या है, सही है। समझ रहे हैं क्या। तो रूल क्या कहता है कि एक सेंटेंस में 2 एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग अच्छा नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न पता है क्या है, हिजिंग साउंड ज़्यादा आने लगती है, यही रीज़न है कि हम 2 एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ गए, हिजिंग साउंड बार बार आने लगता है, जैसे हम कह रहे हैं माय फ्रेंड्स फादर्स हाउस है, तो हिजिंग साउंड आता है ना, इसको अवॉइड करने के लिए हम 2 एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं करते, यही रूल है।
समझ रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, रूल है भैया। अब एक दो रूल और बचे, इनको ध्यान से समझिएगा। यदि कोई नाउन सी ई या एस या किसी दूसरे हिजिंग साउंड, सी ई और एस को आप ध्यान समझिएगा, अगर किसी नाउन के एंड में सी ई आ जाए, एस आ जाए, या फिर किसी दूसरे हिजिंग साउंड, अगर कोई और हिजिंग साउंड आ जाए दूसरे प्रकार के, तो सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है इसका, और एस का प्रयोग नहीं होता है। क्या समझे आप? अगर कोई नाउन ऐसा है जिसका एंड सी ई या एस से हो रहा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है फॉर गुडनेस सेक। गुडनेस किससे एंड हो रहा है? एस से, और डबल एस से एंड हो रहा है, इसीलिए क्या एस नहीं लगा, सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगा है। एपॉस्ट्रॉफी लगा दिए क्योंकि छोड़ दिया गया। समझ गए? और ये पूरी तरह से सही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, ये एग्जाम्पल मिला था ना, बॉयज़ बुक था, यहाँ पर बॉयज़ स्कूल है। देखिए बॉयज़ प्यूलर हो गया, प्यूलर सिंगुलर से मतलब नहीं था, लास्ट में एस आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगुलर प्यूलर से मतलब नहीं होता हमें, लास्ट में आ क्या रहा है, एस आ गया और हिजिंग साउंड के रूप में ही होता है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे। समझ गए? देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल कहता है, यही लास्ट रूल होगा शायद आज का। नेक्स्ट रूल कहता है, पोजेसिव केस के द्वारा सिर्फ पोजेसन ही डिनोट नहीं किया जाता, बट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड आदि भी डिनोट किया जाता है। अगर कहीं पोजेसिव केस लिखा है यानी एपॉस्ट्रॉफी लगा है किसी नाउन पर, तो वहाँ सिर्फ एक्चुअल मीनिंग वही आती, थोड़ा सा बदलाव होता है। तो वहाँ पर सिर्फ क्या, सिर्फ पोजेसन ही नहीं, अधिकार ही नहीं, बल्कि और क्या, ऑथरशिप होती है, ओरिजिन होता है, काइंड होता है। समझ गए? ये चीज़ें भी एपॉस्ट्रॉफी के द्वारा दिखाई जाती हैं। अब इनको कैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को। समझ गए? ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। समझ रहे हैं? हाँ। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? लिखा है शेक्सपियर्स प्ले। देखो शेक्सपियर में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है ना, शेक्सपियर्स प्ले। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, उस प्ले की बात हो रही है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। समझ गया ना? हाँ, तो ऑथरशिप की बात हो रही है इसमें। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अ मदर्स लव लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल अ मदर्स लव लिखा हुआ है। देखिए भाई, अ मदर्स लव, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? लव सोन बाय मदर, वो प्यार जो माँ के द्वारा दिखाया गया। समझ गए? फिर लिखा है अशोकाज स्कूल, इसका मतलब क्या? द स्कूल वेयर अशोका स्टडीज़, वह स्कूल जहाँ अशोक पढ़ता है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? अ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, अ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, इसका क्या मतलब होता है? अ प्ले ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन प्ले, वह प्ले ग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते हैं। समझ आया? हाँ। तो ये हमारा फिनिश होता है, ये हमारा केस ऑफ नाउन था, और हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? सिंटेक्स ऑफ नाउन बचता है, सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स ऑफ नाउन। और अगर आपकी वीडियो समझ आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा भैया, सिंटेक्स ऑफ नाउन के बारे में मैं आपको इतना ही कहना, इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंटेक्स ऑफ नाउन को समझेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, समझ गए? पूरा एक लेक्चर लगेगा, हो सकता है एक से ज़्यादा भी लग जाए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो सिंटेक्स ऑफ नाउन, इसी को कहते हैं करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन। नाउन को सही से किस प्रकार यूज़ करें। बहुत सारे नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, फिर बहुत सारे नाउन हमेशा प्यूलर ही होते हैं, या फिर बहुत सारे नाउन सिंगुलर प्यूलर एक ही कंडीशन में होते हैं, या फिर बहुत सारे नाउन सिंगुलर है तो मीनिंग अलग है, प्यूलर हो गया तो मीनिंग ही बदल गई। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? सिंटेक्स ऑफ नाउन में पढ़ेंगे। मिस मत करिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? हाँ। तो ये हमारा आज का लास्ट रूल था, और सिंटेक्स ऑफ नाउन हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इंग्लिश विद सुभाष सर इस चैनल के साथ बने रहें, और प्लीज़ वीडियो अगर समझ आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें। समझ गए? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।